डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे महामारी कोरोना की और कोरोना से जुड़े हुए कुछ भ्रांतियों की, उन भ्रांतियों को दूर करने की, उसमें आ रही समस्याओं की और कोरोना से जुड़े हुए कई विषयों पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर अलग अलग फील्ड के 3 महानुभाव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, सत्व चैरिटेबल ट्रस्ट के ये सर्वे सर्वा समझ लीजिए, ये डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अपने कॉलेज के, और इस वक्त कोरोना काल में जिस तरह की सेवाएं वो कर रहे हैं वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत हम इसलिए भी करेंगे, आप उस बिरादरी से आ रहे हैं जो इस वक्त लोगों के लिए जब कहा जाता था, किसी फिल्म में दिखाया जाता था कि डॉक्टर आप भगवान पर छोड़ दिया है, तो ये दूसरा भगवान आपके बहाने हम तमाम डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ अनिल गलगली जी हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर एक स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले चंद्रशेखर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मुखिया और समाज सेवी कारोबारी फयाज खान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात शुरू करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई उन भ्रांतियों को लेकर। हमने कहा डॉक्टर साहब, एक भ्रांत टीकाकरण को लेकर ही चल रही है। एक तरफ पहली लहर थी, पहली लहर के वक्त लगा कि जब ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो इससे निजात मिलेगी। टीकाकरण की शुरुआत के बीच में ही दूसरी लहर आ गई। 30 दिन के बाद दूसरी डोज लेना और फिर उसे 45 दिन करना, 45 के बाद अभी 84 और 90 दिन के गैप दे देना। तो जिन्होंने पहली डोज ली हुई है उनमें बड़ी संभ्रम की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? नमस्ते, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीआरवी न्यूज़ को मुझे आमंत्रित करने के लिए। जहां तक आपका जो सवाल है कि जो पहला टीकाकरण हुआ और उसके बाद जो दूसरा टीके का जो डोज़ है उसके बीच के जो डेज़ है, ड्यूरेशन है, फर्स्ट 30 डेज़ था, अभी 45 डेज़ हुआ। उसके बाद अब फ़िलहाल जो सर्कुलर है उस हिसाब से 80 डेज़ एंड अबव है। तो इसका रीज़न ये है कि एज़ फार एज़ वैक्सीन्स आर कंसर्न, अब इंडिया में पहले तो 2 तरह की वैक्सीन थी। फर्स्ट कोविशील्ड, सेकेंड कोवैक्सीन जो है उसके लिए अभी भी जो सेकेंड डोज के जो इंटरवल है वो 30 डेज़ ही है। कोविशील्ड की जो इंटरवल है उसी को बढ़ाकर 30, 45 और 80 दिन के अबाव किया गया है। तो ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, अब रशिया से जो इंपोर्ट की गई है वैक्सीन, स्पुतनिक जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। तो अभी हमें ये पूरा समझना है कि जब पहली लहर थी उसके ड्यूरेशन में रिसर्च वर्क शुरू था और वैक्सीन का निजात हुआ, और हमें लगता है कि हमारी कंट्री ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और इंडिया में ही वैक्सीन डेवलप की हमने, और वो श्रेय पूरे अपने भारत देश को जाता है। इवेंचुअली जब वैक्सीन डेवलप होती है उसके ऊपर एक वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद रिसर्च की जाती है। बेसिकली जो वैक्सीन का पहला महत्व है कि बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना है। तो कोविशील्ड के बारे में ये कहा गया है कि साइंटिस्ट ने बताया कि जब वैक्सीन लगी गई तो एंटीबॉडीज़ का जो मात्रा थी वो बढ़ने की जो शुरुआत है वो 30 दिन के आसपास हो रही थी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि हम 30 दिन तक तो सेफली रुक सकते हैं, तो सेकेंड डोज हम 30 दिन के बाद लगाएंगे। इवेंचुअली जब स्टडी फर्दर की गई तो ये बताया गया कि ये मात्रा और पीक होती है 45 दिन और 80 दिन। तो इसके लिए जो इंटरवल है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का इंटरवल बढ़ा दिया गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ऐसा है कि पहले डोज में, मतलब अगर गाड़ी है, अगर एक ही धक्के में कुछ किलोमीटर चल रही है तो दूसरा धक्का क्यों देना है? इससे क्या होता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ कवरेज होती है किसी भी पेशेंट में, वो काफ़ी लंबे मात्रा के लिए या लंबे समय तक हम कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का इंटरवल अगर हम 80 डेज़ रखते हैं तो उसकी इम्यूनिटी का जो लेवल्स है बॉडी में, एंटीबॉडीज़ लेवल्स हैं जो हमारे शरीर में, वो काफ़ी समय तक रहेगा। तो वो प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा समय तक रहेगी। मतलब तो लंबा ही, या आप जो कहना, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं, तो ज़्यादा लंबा होगा और इम्यून सिस्टम थोड़ा और बेहतर रहेगा। तो ये रहा एक कोविशील्ड के रिलेटेड है।
वैसे ही अगर हम कोवैक्सीन के बारे में स्टडी करें, उसमें ऐसा कोई उसमें जो सेकेंड इंटरवल जो डोज है वो 30 डेज़ ही रखा गया। उस केस में भी उस वैक्सीन के रिलेटेड भी स्टडीज़ की गई, मगर उसमें 30 डेज़ वाज सपोजिटली अप्रोप्रिएट। मतलब इसके बाद ज़्यादा इंतजार करना ठीक ज़्यादा नहीं है। इंतज़ार करना नहीं है कि जैसे ही डिक्लाइन होने लगे एंटीबॉडी लेवल तो सेकेंड डोज लग जाना चाहिए ताकि प्रोटेक्शन बराबर मिले। तो इस वजह से ये जो टीकाकरण का जो इंटरवल है वो बढ़ाया गया। सेकेंडली, इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम किसी भी 2 डोज के बीच का इंटरवल हम बढ़ा देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम लगता है उसमें हम और वैक्सीन्स का निजात कर सकते हैं, ताकि जब तक उस इंसान का सेकेंड डोज के समय आए तब तक वैक्सीन्स रेडी हो जाए और एक फर्स्ट डोज का कवरेज मैक्सिमम लोगों को मिल जाए। तो ये दैट वाज द कॉन्सेप्ट। जहाँ तक मैंने जो विशेषज्ञों के इंटरव्यू सुने, स्टडीज़ पढ़ी, उससे मुझे ये डेरिवेशन आया है। जी, तकनीकी बातें जो आपके पेशे से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मेडिकल टर्म की बातें तो आपसे समझ रहे हैं। अनिल गलगली जी, हम थोड़ा सा विषय को आपकी तरफ ले जा रहे हैं और समझना चाहेंगे इस विषय को। कोवैक्सीन वगैरह को विदेशों में देखिए बड़ी जिन्होंने ली है उन्हें तो प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं मिल रही है। तो ऐसे में टीकाकरण की कालाबाजारी का भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये विषय निकला। टीकाकरण को लेकर जो अव्यवस्था का आलम रहा ये भी हमने देखा, चूँकि इसमें हम डॉक्टर साहब को इसमें इन्वॉल्व ना करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया चली, वो 30 दिन हो, 45 दिन हो, 84 दिन हो, ये एक मेडिकल टर्म का हुआ, लेकिन अव्यवस्था का आलम ये रहा कि हमने ऐलान कर दिया कि 18 से 45 वालों को भी हम दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ले भी ली, उसके बाद उसे रोक दिया गया। आज 45 के बाद वाले भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रही है। 50-60 के ऊपर वालों को दे रहे हैं कई जगह पर सेंटर्स खोलने की बात हो रही है। स्थानीय नगर सेवकों को कहा गया है वो खोलकर सेंटर्स बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये क्या चीज़ है अनिल जी, जिसको आपने बहुत करीब से देखा है? इसमें 2 बातें हैं कि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट का। मुंबई जैसे शहर में महानगर पालिका का भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब टीकाकरण शुरू हुआ तो पहले लोगों में तो एक डर था कि टीका कारगर साबित होगा कि नहीं होगा। तब जो सेंटर थे खाली थे और इजीली हम लोग को टीकाकरण हो सकता था। बाद में जब लोगों को लगा कि इससे हमको फ़ायदा हो रहा है तो भीड़ बढ़ती गई और उसका अनियंत्रण हुआ। मुंबई महानगर पालिका की बात करेंगे तो इनके पास प्लानिंग की कमी थी, क्योंकि एक जगह पर सरकार ने खुद डिमांड की कि जो 18 से 44 साल के जो उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाए। इसके पहले स्मूथली जो 45 के ऊपर के लोगों को इजीली दिया जा रहा था, उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। और जो 45 के ऊपर, क्योंकि जब आप आधार कार्ड के जरिए उसका रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका एज आता था और आपको इजीली मिल सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के दिनों में जो पॉलिटिकली इंटरफेयर हुआ, लोगों ने अपनी राजनीतिक रसूख का लाभ उठाया, उसमें कई लोग हैं मतलब जी। तो उसके वजह से समय पर टीका जिससे मिलना चाहिए था, यानी जैसा कि कोवैक्सीन की जो अंतराल था 30 दिन का था, कोविशील्ड का भी 30 दिन का था, लेकिन दुर्भाग्य से वो समय इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि हमारे में वैक्सीन की कमी थी। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका अगर 1 करोड़ टीके के लिए इंटरनेशनल टेंडर निकालती है, ग्लोबल टेंडर निकालती है, तो राज्य सरकार को डायरेक्टली, क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र में इस टीका का मतलब उत्पादन हो रहा है और हमारे महाराष्ट्र मुंबई से ये पूरे विदेशों में भी जा रहा है, दुर्भाग्य से हमको नहीं मिल रहा है। बीच के दिनों में काफ़ी पोस्टर चले कि हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेज रहे मोदी जी। सही बात है, क्योंकि जब हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे देश में अगर लोगों को टीका नहीं मिलता है तो सबसे पहले सप्लाई हमारे पास होनी चाहिए थी। मगर उसके के पीछे भी अलग तर्क था, क्योंकि उत्पादन तो हो रहा है मगर डिमांड के हिसाब से उत्पादन हो रहा है। तो हमारे मुंबई महापालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके उत्पादन को लेकर, इसकी डिमांड को लेकर सीरियस नहीं रही। जैसे अनिल जी, शुरुआत ये हुई थी कि ये टीकाकरण मुहिम घर घर तक पहुंचेगी, लेकिन बीच में आकर इसमें ब्रेक लग गया, अजीब सी अव्यवस्था हो गई। आपने कोविड सेंटर्स पर देखा होगा,
टीकाकरण को लेकर जिस तरह के अव्यवस्था का माहौल रहा, अफरा तफरी का माहौल रहा, इंजेक्शन को टीका लेने के लिए जिस तरह की रही, उसमें राजनीति जब शामिल हो जाए तो क्या आपको लगता है इस महामारी के दौर में भी राजनीति करना उचित था? देखिए कि ये इतनी बड़ी महामारी है कि जो राजनीति करेगा, जो वोट बैंक के लिए राजनीति करेगा, उसे भी पता नहीं कि कल वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि महामारी बहुत बड़े पैमाने पर फैली है। फर्स्ट जो हमारी लहर थी उसमें काफ़ी लोग बच गए, लेकिन सेकेंड जो आई है उसमें इतने लोग हमारे मतलब आसपास के लोग, जाने पहचाने वाले लोग, मतलब स्पीडली लोगों की मौतें हो रही है। हाँ, इसमें रिकवर भी जल्दी हुए और मौतों की संख्या और अभी भी जो बढ़ी थर्ड लहर आने वाली है उसका कोई पता नहीं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ही प्रभावित करने वाली है। तो मेरा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका राज्य सरकार को जो उनके नागरिक है, जो शहर के नागरिक है, जो राज्य के नागरिक है, उनके हिसाब से टीका का ऑर्डर देना चाहिए, उन्हें लेना चाहिए। क्योंकि आज मतलब फोर्टिस जैसे अस्पताल, नानावटी जैसे अस्पताल, अपोलो जैसे अस्पताल, ये प्राइवेट तौर पर मतलब कोविशील्ड के लिए 850 का रेट उन्होंने तय किया है, कोवैक्सीन के लिए 1050 का रेट तय किया है, और जो रशिया से जो अभी तक जो टीका आया नहीं है उसके लिए 1000 का रेट तय किया है। यानी इसके पहले क्या था कि महानगर पालिका मुंबई में निजी अस्पतालों को सप्लाई करती थी और उसका रेट निर्धारित था 250 रुपये, उसके ऊपर वो ले नहीं सकते थे। मगर जब महानगर पालिका ने, सरकार ने अपने हाथ झटक लिए तो निजी अस्पतालों को अधिक पैसे लेने के लिए एक प्रकार से एक रास्ता बन गया, प्रोत्साहन मिल गया। तो हम निजी अस्पतालों को दोष दे नहीं सकते, क्योंकि घाटकोपर में जो हिंदू सभा अस्पताल है उन्होंने लाखों रुपया खर्चा करके, ऐसे कई सारे अस्पताल है, उन्होंने पूरी सिस्टम बनाई सेंटर के लिए, उन्होंने उस पर 2-5-10 लाख रुपए खर्च किए। पहले खेप में आपने उनको टीका दिया, अब आप कहते हैं कि डायरेक्ट लो। कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है वो काफी अब देखिए संभ्रम वाली है। जी, संभ्रम मुंबई महानगर पालिका की तरफ से टीकाकरण को लेकर आया, जबकि कंट्रोल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने सराहा मुंबई महानगर पालिका को और अन्य राज्यों को, कहा कि इन्हें फॉलो कीजिए। तो यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है, हम सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, दवाइयों की सप्लाई को लेकर, लेकिन ये टीकाकरण के मामले में जब तक राजनीति नहीं शामिल हुई थी या फिर ये टेंडर वगैरह की योजना और कई चीज़ें नहीं शामिल हुई थी, तब तक ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति बनने से कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़े होगी। ये एक डॉक्टरी पेशे से जुड़ी हुई बात हुई, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने जो जिन अव्यवस्थाओं को देखा उसकी बात हुई। जिन लोगों तक बात पहुंचती है, आम जनता में बीमारी किस तरह से फैली, कैसी परेशानी रही, अभी उत्तर प्रदेश वगैरह का दौरा करके आए फैयाज साहब ने, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एकदम अव्यवस्था का आलम है, अस्पतालों में जगह नहीं है, जो लोग बीमार हैं दवाइयाँ ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मुंबई शहर की भी उसी तरह की कुछ स्थिति थी, लेकिन वहाँ से बेहतर इलाज की व्यवस्था यहाँ पर है। फैयाज साहब, जो आम जनों में आपने देखा एक भय, एक खौफ दवाइयों को लेकर, अस्पतालों में जाने को लेकर, वो आपकी क्या समझ में आया और आप कहाँ पाते हैं आम आदमी के भय को, अगर आपके नज़रिए से देखें जब आप आम आदमी के टच में आते हैं? अब आम आदमी की हालत इस वक्त ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। ख़ास तौर से एक जो समस्या यहाँ टीकाकरण को लेके है, ये टीकाकरण की हालत तो ऐसी है कि जैसे किसी और की नहीं, मैं अपनी निजी बात कर लूँ तो 3 अप्रैल को मुझको पहला टीका लगा और एक सर्टिफिकेट जारी हुआ आरोग्य सेतु ऐप से, जो रजिस्टर किया गया था कि अगला 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। दूसरे टीके की डेट आ गई, ना कोई मैसेज आया ना कुछ। जिन निजी अस्पताल में, श्री साई क्लिनिक गोरेगांव में जहां हम लोगों ने टीका लिया था, वहां गए, उनके पास अब टीके अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास कोई डोज की व्यवस्था नहीं है और आगे कब आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया कि सरकार कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही है, सरकार हमको आगे कोई सप्लाई नहीं दे रही है, आगे हमारे पास आगे देने की कोई व्यवस्था नहीं। जिसके जो सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से जारी हुआ था उसके ऊपर अगले 28 दिन बाद टीका देने की बात हुई थी, उस डेट को बढ़ाकर इन लोगों ने 42 दिन कर दिया। उस 42 दिन के पूरे होने पर अब उस डेट को बढ़ा के 84 दिन कर दिया। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है जो ये टीके की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और टीके की व्यवस्था न करने के वजह से ये इन दिनों को जो बढ़ाई जा रही है।
इसके अंदर कोई टेक्निकल कोई दूसरी वजह ही नहीं है कि ये टीका जितने दिन ज़्यादा लेट लगेगा उतना ज़्यादा बॉडी का रेजिस्टेंट मतलब उतना वो Resistance स्ट्रॉन्ग उसका, हाँ, मतलब जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेडिकल शुरू के टर्म जो- में हो हाँ, सकता है फैयाज नहीं, साहब, मेडिकल टर्म क्योंकि के हम लोग अंदर मेडिकल जो चीजों को, कैसा लेकिन है, सरकार की मैं- अव्यवस्था समझ में आ रही है। पहले व्यवस्था- 30 दिन, फिर 45 दिन, मेडिकल फिर टर्म 84 के अंदर करते भी, हैं। मेडिकल टर्म के ही बुनियाद के ऊपर 28 दिन का डेट जी, दिया जी, गया जी, था। जी। फिर मेडिकल टर्म में अगर एक बार ये गलती होती तो 45 दिन कर दिया, ये दूसरा। क्या मेडिकल टर्म 3 मरतबा गलत हो सकता है कि अब 84 दिन कर दिया गया है? नहीं, तो अगर कहीं- चारों तरफ ये उपलब्ध होती दवाई तो शायद ये सवाल ना उपलब्ध- उठते। हाँ, ये सवाल नहीं होता। तब तो इतने इसमें ना कहीं उठते। कहीं अगर दवाइयां उपलब्ध है और सरकार कहते हैं आप की- 84 दिन के बाद भी ले सकते हैं, केंद्र तो सरकार, शायद राज्य इतना सवाल ना सरकार के उठता। कोऑर्डिनेशन का मसला हो, चाहे जो भी मसला हो, लेकिन आखिर इसमें जो मतलब सरवाइव करना और मतलब जो झेलना है या जिसके साथ बीत रही है वो आम जनता जी, है। जी, जी। आम जनता को इसकी तकलीफ को उठाना इसे पड़ बहुत रहा बुरी है। तरह से झेलना पड़ रहा है, रही और बात- हर व्यक्ति के हाँ, आसपास और हर कहीं ना वर्ग कहीं- के लोगों को, जी। चाहे वो निजी अस्पताल में जो लोग टीका ले रहे थे या सरकारी सरकार- अस्पताल में ले रहे थे, सबके लिए ये समस्या एकदम आम तरीके जी, से जी। सामने खड़ी हुई है। अनिल जी कुछ भी बोलना चाह रहे मेरा तो मानना है कि सब स्मूथली चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्होंने मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि इसके पहले जो लोग संपन्न थे, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या आम आदमी भी, उन्होंने 250 रुपये का शुल्क जी, अदा जी, करके जी, जी, टीका लगवाने की ये- पसंद की। और दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त में करेंगे। किसी ने मुफ्त में की मांग नहीं की थी, और उसमें भी क्राइसिस हुए, क्योंकि एक जगह पर राजेश टोपे ने कहा कि मुफ्त में हम उन्हें देंगे जिससे आवश्यक है, जो संपन्न है वो नहीं ले। कहीं ना कहीं तो सरकार की जो पॉलिसीज है, उनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो माहौल खराब हुआ है, और उसका नतीजा सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी। डॉक्टर साहब, इसका एक दूसरा पहलू, हम आपके पास जब भी आएंगे तो गैर राजनीतिक सवाल करेंगे। आपके पास आए, ये बीमारी के दौरान टीकाकरण चल रहा है, एक फेस हो चुका है, दूसरा फेस चल रहा है, तीसरे फेस की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और तमाम तरह के केसेस बिगड़ने के मामले भी आए, और कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस वगैरह को महामारी भी घोषित किया गया। तो ये इसके कारण क्या रहे और इससे निजात के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि एक तो आप पहले दलदल में गिरे हैं और फिर दलदल से निकलने का साधन ढूंढ ही रहे हैं कि ऊपर से और भी आपको कीचड़ पानी डाला चला आ रहा है, तो आप तो दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये जो आज हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस हैं, वो पेशेंट्स में कोरिलेशन देखा गया है कि ब्लैक फंगस, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, इस तरह के फंगस ग्रोथ के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया में भी है और हमारे महाराष्ट्र शहर में भी है। सो बेसिकली ये फंगस जो होता है, ये एक बहुत ही रिजिड किस्म का होता है या बहुत ही सख्त किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, जो पेशेंट्स जो कोविड के ट्रीटमेंट के दौर से गुजरे हैं, ऐसा हमने देखा है कि कोविड जो पेशेंट होते हैं उनको लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है। तो ये स्टेज में जब ऑक्सीजन लेवल 94-93 के दौर से गुजर के 90 की तरफ जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, एज अ चेस्ट फिजिशियन, वो स्टेरॉइड्स इंडिकेटेड है, तो स्टेरॉइड्स की शुरुआत करते हैं। और यही जो मेडिसिन शुरू होती है, काफ़ी पेशेंट्स जो होते हैं जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं, वो शायद एक बॉर्डर लाइन डायबिटिक स्टेज में होंगे, सपोज़ खुदा ना खास्ता वो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है और उसको स्टेरॉइड दे दिया गया, तो वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं। डायबिटीज़ फ्लक्चुएट होती है, शुगर लेवल्स हाई होते हैं, ऊपर से स्टेरॉइड है, और इसमें और जैसे तेल आग में डाला जाता है, उसमें तेल डाल दिया जाए तो और भड़केगी। तो उसके आगे दुर्भाग्य बात यह है कि इन पेशेंट को जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जब हम सप्लाई करते हैं, नेज़ल है या मास्क लगा के ऑक्सीजन देते हैं, तो चेंबर होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, उसमें वाटर स्टोरेज होता है। अगर ये वाटर बराबर से टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया गया और उसमें फंगस वहाँ पे ग्रो हो गया, तो ये पेशेंट इनहेल करता है। जब एक बार इनहेल करता है या अंदर जाता है, तो नाक में या और बाकी सब जो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक है और
ओरल कैविटी है या फिर गले में है जो ये फंगस जाके चिटक जाता है, या साइनसेस में वो फंगस डिपॉजिट हो जाता है। तो इससे प्रॉब्लम ये हो गया कि ये अब ये सब ये जो फैक्टर्स है उसकी मिली जुली सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो एक तो डायबिटीज़ हो गया, पेशेंट जो डायबिटीज़ है आउट ऑफ कंट्रोल है और वो डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, ऊपर से हमें उनकी जान बचानी है तो स्टेरॉयड थेरेपी शुरू की गई और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसलिए ऑक्सीजन दिया गया। मगर ऑक्सीजन का जो पानी का कंटेनर है, जो ह्यूमिडिफायर है, उसे टाइम टू टाइम ना चेंज करते हुए उसमें फंगस की ग्रोथ पाई गई, या फिर वो जो वाटर यूज़ किया गया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मेडिकल जो डिस्टिल वाटर है वो यूज़ नहीं किया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब तैयार होता है तो फंगस को एक अच्छा ग्राउंड मिलता है, एक अच्छी एक प्लेटफॉर्म फैलने का मौका मिलता है और वो फंगस एक बार जब वो बॉडी में प्रवेश कर गया तो इसकी स्पीड होता है कि विद इन 3, 4, 5, 6 आवर्स वो काफ़ी स्पीड से ग्रो होता है। और एक बार जो मॉइस्ट एरियाज़ है बॉडी के, जैसे कि नेज़ल कैविटी मॉइस्ट एरिया है या साइनसेस है जहाँ पे मॉइस्चर है, या ओरल कैविटी है या हमारी ब्रेन है, ये सब मॉइस्ट एरियाज़ है, वहाँ पे वो फंगस जब ग्रो होता है तो ये बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो होता है। और इसमें ये है कि इसमें एक मोटी परत तैयार हो जाती है और ऐसी इतनी मोटी परत तैयार होती है वहाँ पे उसको कुरेद के निकालना होता है, आँखों में ग्रो हो जाता है तो आँखें निकालनी पड़ती है। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पेशेंट्स हम देख रहे हैं। तो ये इसका तो एक ही इलाज है, वही जो आप लोग शुरू से कहते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज कीजिए और मास्क पहनिए। मतलब इसका बेहतर उपाय बचाव ही करना है। यस, मेडिकल टर्म पे जाना ही ना पड़े। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ये बीमारी के दलदल में ना पड़े वही सबसे बेस्ट है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये पेशेंट को ब्लैक फंगस होगा या ये पेशेंट को होगा। अच्छा, ये क्लियर भी नहीं है कि किसे होगा किसे नहीं होगा। हो सकता है कि 10 डायबिटिक है, सभी 10 डायबिटीज को ब्लैक फंगस की निर्माण हो गई, ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जिस किसी को हो गई उसमें बहुत मतलब उसके लिए तकलीफ जाती है। अनिल जी, इस पूरी व्यवस्था में जो अव्यवस्था फैली है इसके लिए सरकार के से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जो हो चुका है उस पर हम भाष्य करने के बजाय, क्योंकि हमें प्रवचन अधिक मिल रहा है जी, मगर जो एक्शन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनमें कमी है। तो अभी भी वक्त नहीं गया है, क्योंकि मेरा मानना है कि सस्ता वैक्सीन और जो तेज़ अभियान टीकाकरण ही हमें बचा सकता है। तो उसके लिए सरकार को वैक्सीन की कीमतें तय करनी चाहिए कि आपको इसी कीमत में वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि आज जो 1000 रुपये के भी जो रेट लगाया हुआ है, मतलब जो मिडल मैन भी लेने के लिए, क्योंकि किसी के घर में अगर 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, भले ही बीमारी बहुत बड़ी है मगर 10,000 भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जी। और इन वक्तों में तो काफ़ी लोगों को आर्थिक नुकसान। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि ताबड़तोब उन कंपनियों से संपर्क कर एक कीमत तय कर बड़े पैमाने पर वैक्सीन का ऑर्डर देना चाहिए जी। क्योंकि जो विदेशों में तो वैक्सीन पहुंच गई है। आज रशिया में तो उन्होंने एक तो नया मतलब स्कीम निकाली है कि पर्यटन का 7 लाख रुपया भरिए, साथ में आपको दोनों डोज फ्री मिलेंगे। यानी जो विदेश तो उस पर अभी बिजनेस कर रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। और हम लोग और हमारे भारत में हम टीकाकरण के लाइन में खड़े हैं। जब जाते हैं, जैसे पुणे की स्थिति है, मुंबई की स्थिति है, टीकाकरण केंद्र पर हमने करोड़ रुपया खर्चा किए और उधर टीका ही उपलब्ध नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इससे उबरने के लिए सरकार को सचेत होना पड़ेगा, सरकार को इस दिशा में काम करना होगा। वो जैसा आप कह रहे हैं कि बीती ताई बिछाड़ दे, जो हो गया, प्रवचन के बजाय अगर टीकाकरण पर ध्यान दिया जाए तो बहुतों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं और बहुतों को इस परेशानी में पड़ने से बचाया जा सकता है। फयाज भाई, चलते चलते आप भी कुछ कहना चाहें? जी, अब आज के हालात जो हैं वो सरकार से डिमांड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और जो लोग अब ऐसे हालात के अंदर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हों या समाज से जुड़े हुए लोग हों, जो सरकार की गलतियां या सरकार की नीतियों में जो कमी है उसको अगर दर्शा रहे हैं और सरकार से अगर मांग भी कर रहे हैं, तो कहने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे समय राजनीति करने का नहीं है। आखिर ये राजनीति नहीं है, लेकिन आखिर सरकार परेशानी तो बतानी होगी ना। और सरकार की गलतियों के ऊपर उसको अगर टीका टिप्पणी भी आदमी ना करे और उसको दुरुस्त करने की बात भी ना करे और सरकार से मांग भी ना करे, तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये चीज़ें तो होना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इस लाइन पर काम भी करना चाहिए कि आम जनता तक सारी व्यवस्था किस तरीके से पहुंचाई जा सके। जैसे अभी अनिल भाई ने जो बात कही,
सरकार को इसी लाइन पर काम करना चाहिए और आम जनता तक किस तरीके से ज़्यादा राहत पहुंच सके इसकी व्यवस्था में लगना ज़्यादा जरूरी है। वरना बीमारी अगर बढ़ गई तो ये किस लेवल तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी लहर में हम देख चुके हैं फैयाज साहब, हम लोग दूसरी लहर में हमने देखा है क्या स्थिति हुई है। बेशक, और अब तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें बच्चों के भी प्रभावित होने की संभावना है। आप चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू की थी, आपसे ही हम चाहेंगे कि वो बातें जो मेडिकल टर्म में एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हों और उसे एक डॉक्टर उन्हें नसीहत करना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये परिवार ये देश हमारा परिवार है और हमारा एक छोटा सा परिवार भी है, तो हमें देश की सुरक्षा और हमारे परिवार और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के भाई बहनों के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी खुद की बनती है। हम अगर अनलॉकडाउन वापस जो एप्लीकेबल हो गया तो भी परहेज़ी करना बंद नहीं करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तीनों का ये जो यूज़ करना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर हम थोड़ी सी सावधानी कंटिन्यूसली बरतेंगे तो आगे ऐसा समय आएगा कि शायद हमारी जो थर्ड लहर की जो एंटिसिपेशन हो रही है वो काफ़ी कम मात्रा में आए या फिर आए ही नहीं। जी, हमें मतलब इससे बचने के उपाय सोचने होंगे और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ ही जो भी मेडिकल सुविधाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं या गाइडलाइंस जारी हो रही हैं टीकाकरण को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, उसका पालन करते रहना होगा। संक्षेप में आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, आप तीनों आए, आप लोगों ने, अनिल जी, हम इसकी अव्यवस्था और कई चीज़ों पर हम और आप बराबर नज़र रखे हुए हैं, हम इस पर फिर बात करेंगे और इस विषय को सरकार को हम मशवरा ही दे रहे हैं, इसे कहीं से कहीं सरकार के खिलाफ रुख न माना जाए, क्योंकि आम नागरिक के रूप में उन अव्यवस्थाओं की तरफ उंगली उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आए, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें भी आपके मेडिकल टर्म्स के एक्सपीरियंस को हमारे दर्शक उसे पसंद करेंगे और बेहतर तरीके से उसे निभाएंगे। अनिल जी आपका, फैयाज भाई आपका, आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर हमें टिप्पणी करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कार्यक्रमों को हमें मशवरे देते रहें कि हम इस तरह के कार्यक्रम आपके पास किस रूप में प्रस्तुत करें। फिलहाल आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। DRV न्यूज़ की पूरी टीम को सैयद सलमान के साथ हमारे अतिथियों के साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।